नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग जर्नी। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आ सकते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ ही। अब वो कह रहा है कि मानो कि ए एंड बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू होंगी। स्क्यू क्या? सिमेट्रिक होंगी। ये हमें टू प्रूफ करना है और ये हमें जो ये वाली चीज़ है वो हमें गिवन है, ठीक है। अब गिवन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पता चलता है? गिवन के अकॉर्डिंग ए हमारा सिमेट्रिक है, इट मीन्स कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। बी भी सिमेट्रिक है, इट मीन्स कि बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर है, ठीक है। फिर तो हमें नॉर्मल एक काम करना है, हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। मतलब कि जब मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लूँगी तो वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आना चाहिए। ये हम साइड में सोच कर रखेंगे कि हमें ये लेके आना है। ओके, करते हैं स्टार्ट। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कैसे होगा? खोल सकते हैं हम इसे नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ वाइज। हम इस ट्रांसपोज को दोनों जगह बांट सकते हैं, बांट दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो हमारे ये आ गए, जिसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? माइनस कॉमन लूँगी तो ए बी माइनस बी ए। तो देखो ज़रा, आफ्टर ऑल ये यही चीज़ तो आ गई। तो दिस मीन्स कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो यहाँ तक हमारा डन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का आई गेस 2 नंबर में आ सकता है। बाकी नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। आपको बोला है कि शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गिवन क्या है और हमें टू प्रूफ क्या करना है। उससे हमारा आधा आइडिया तो वहीं लग जाता है। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ, उसके आगे आपको क्या आइडिया लग सकता है जिससे ये आगे सॉल्व हो सके फर्दर। तो ये तो अभी इजी क्वेश्चन था। एक और देख लेते हैं, टू शो करके कौन सा दे रखा है। बी डैश एंड ए बी, इसका दे रखा है बी डैश ए बी। आपको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या है। अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये चीज़ सिमेट्रिक हो गई, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये चीज़ पूरी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस बी डैश ए बी को तरीके से लिखते हैं। अब वो हमारा सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, उसके लिए हमें ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा इस पूरे का। चलो इस पूरे का ही हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं इसे क्या कर सकती हूँ? अगर मैं बी डैश को बाहर निकाल लूँ, ए बी का अपना एक कॉलम बना लूँ और इस पूरे का ट्रांसपोज तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि हमारा ये चीज़ पहले आती है और ये चीज़ बाद में आती है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज पहले आ गया और बी के ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वापस से बी ही आ जाएगा। चलो, हमने यहाँ तक भी खोल लिया। उसके बाद ये वाली चीज़ में भी तो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लग सकती है, तो ये भी खोले के क्या हो जाएगी? बी डैश ए डैश बी, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक हमें क्लियर है। ये चीज़ और ये चीज़ अब हमारी बराबर आ चुकी है। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट लेके देखते हैं। इसमें हम लेते हैं ए इज़ सिमेट्रिक। मानो ए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब है कि ए डैश और ए बराबर है। सो हमारा बी डैश ए बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ए डैश और ए बराबर है तो मैं इसकी जगह ए भी लिख सकती हूँ और फिर बी आ जाएगा। चलो, ये भी हमारा बहुत ही सिंपल हो गया। और अगर मैं इसको देखूँ, ध्यान से देखा जाए तो ये हमारी वापस से क्या आ गई? ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो दिस मीन्स कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब केस 2 लेके देखते हैं। इसमें हम लेते हैं ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि ए डैश माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बराबर हो गया। अब इसकी जगह हम माइनस से लिख देंगे तो माइनस बी डैश ए बी के बराबर। अब देखो, चीज़ों को हम इधर से उधर नहीं कर सकते, तो जैसा है बी डैश पहले वैसे ही लिखो, ए जहाँ पे वो वहीं और बी जहाँ पे वहीं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नेगेटिव आ गया, तो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये चीज़ क्या हो गई? स्क्यू, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो गया। इतने इजी क्वेश्चन है हमारी मिसलेनियस में। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, देखो साथ साथ इसी प्रैक्टिस करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार फिर से वापस जाओ, फिर इस क्वेश्चन पे रुको और फिर आप अपने आप से सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो वहीं से स्टार्ट करो कि आपको क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है, और उसको साइड में लिखो कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मुझे क्या कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। और देखो अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो मैंने इससे बेस्ड पूरी वीडियो, पूरा प्ले लिस्ट बना रखी है चैप्टर 3 बेस्ड, आप वो पूरी देखो, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि एक्स वाई और जेड निकालो। देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले गिवन लिख लेती हूँ कि मुझे निकालना क्या है, मुझे गिवन क्या है, तो इससे मेरे को बहुत इजी पड़ता है। एक्स वाई जेड निकालना है हमें, और बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स ए है और उसके हमें एलिमेंट्स, देखो पूरी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये वाली, ओके ठीक है। उसने बोला है कि सेटिस्फाई कर रही है, इट सेटिस्फाइज ए डैश ए इक्वल्स टू आई, ओके। तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम वो लिख लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक चीज़ गिवन है कि ए जो है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखते हैं, तो ए की वैल्यू हमने लिख ली। उसने बोला है कि ये सेटिस्फाई करता है इस वाली प्रॉपर्टी को, यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालना है, उसे ए से मल्टीप्लाई करना है, वो आई के बराबर आ जाएगा। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि एक 3x3 मैट्रिक्स है तो आई भी हमारी 3x3 वाली बन जाएगी। चलो ट्राई करते हैं। पहले हम ए ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो बिल्कुल हम वही करेंगे। 0 x 2y z यहाँ पे आ गया, y माइनस जेड यहाँ पे आ गया, माइनस वाई और z यहाँ पे आ गया, ओके। हाँ अब सही है। तो ये हमारा a डैश बन गया। अब हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमें गिवन है कि a डैश और a को मल्टीप्लाई करने से i आ रहा है। तो ज़रा a को लिखेंगे, सर a डैश को पहले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटेबिलिटी नहीं है तो हम a और a डैश a को बराबर नहीं ले सकते, ठीक है। डिपेंडिंग i के बराबर होगा तो हम ले सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में तो पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल नहीं है। 0x 2y z y माइनस z माइनस वाई z, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z, और सामने क्या आ जाना चाहिए, 1 1 1 ले लो, 0 0 0 0 0 0 बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नॉर्मल मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होती है, रो इनटू कॉलम, हर एक एलिमेंट अपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हर बार होगा ये। तो हम खोलेंगे तो इसे क्या बनेगा, 0 इंटू 0 0, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं इसी वाले को, अब हमें इससे करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसी वाले को अब हमें इससे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, करते हैं 0 को 2y से करेंगे 0 आ जाएगा, x को y से करेंगे xy आ जाएगा, और x को माइनस y से करेंगे तो माइनस ऑफ xy आ गया। तो xy माइनस xy क्या हो जाएगा, ये चीज़ 0 टर्म हो गई। अगले वाले को लेंगे तो 0 इंटू जेड 0 हो गया, x इंटू माइनस जेड माइनस का एक्स जेड हो गया, और x इंटू प्लस का जेड प्लस का एक्स जेड हो गया, ये टर्म भी हमारी 0 हो गई। नेक्स्ट लेते हैं, देखो मैं इतना लिख नहीं रही हूँ बट आपको क्लियर आइडिया लग रहा होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, और मैंने भी पढ़ा हुआ है, और मैं जो बोल रही हूँ अगर उससे आपको क्लियर आइडिया है तो बिल्कुल ये बहुत ही इजी थिंग है, वेरिएबल्स देख के घबराना नहीं होता, ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाली कॉलम से करेंगे, तो 2y इंटू 0 0, y इंटू एक्स वाई और माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई, तो ये चीज़ भी बन गई हमारी 0। नेक्स्ट थिंग वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाले को करना है हमें रो, नेक्स्ट रो तो वही रहेगी, कॉलम से करते हैं 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया 4, एक मिनट, प्लस वाई 2 इंटू 2 4 होता है, अच्छा सॉरी ये तो माइनस और माइनस है ना, हाँ सॉरी प्लस वाई, तो ये हो गया 6y स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि 2y इंटू 2y करा 4y स्क्वायर हो गया, y इंटू वाई करा प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, तो 5y स्क्वायर हो गया, और माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और y से y कर रहे हैं तो y का स्क्वायर हो गया, तो एक और प्लस y करेंगे तो 6y स्क्वायर हो जाएगा। अगला करते हैं 2y इंटू जेड 2yz प्लस सॉरी माइनस का yz माइनस का yz, 2yz माइनस वाई 2yz क्या हो गया 0। नेक्स्ट वाली अब हम इसको लेते हैं, इसको और बाकी सबसे करते हैं, ओके। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, z इंटू 0 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0, z इंटू 2y 2yz माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई, तो हमारा
जेड इंटू सॉरी 2y था, 2yz माइनस ZY माइनस ZY, तो ये भी वही चीज़ हो गई 0। 2yz में से 2yz गया तो 0 आ गया। और अगले वाले केस करेंगे तो z इंटू जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से जेड स्क्वायर करेंगे तो 2z² बन गया, और एक बार और करेंगे तो माइनस से जेड माइनस और प्लस 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 हो गया, तो ये भी 3z² हो गया। ये चीज़ किसके बराबर आ रही है? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस याद हो जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी, तो हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो कहती है कि हर एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि हमारा देखो सेम आ ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। सो 2x² 1 के बराबर हो जाएगा, 6y² भी 1 के बराबर हो जाएगा, एंड 3z² भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो x² को 1 के बराबर रखेंगे तो ये चीज़ 1/2 हो गई, तो x आ गया √1/2। सो डेट गिव्स इज प्लस माइनस 1/√2। ये दो वैल्यूज़ आ गई। इसी की तरह इसको लेंगे तो y² 1/6 हो गया। देखो जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, उसके बाद रूट ले लेंगे इस पूरे का, वो प्लस माइनस दोनों में खुलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये आ गया हमारा y, ये आ गया x। z² = 1/3, z = 1/3 का रूट, और z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यूज़। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। अब एक लेते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन। वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। कब? जब 1 2 1 हो, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 हो, और एक और दे रखी है 0 2 x, इसमें x आ गया। ये पूरी की पूरी ज़ीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब वो हम ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेंगे अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। या फिर तो एक एक करके मैं बताती हूँ मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, ओके। ये भी बहुत ही इजी है, एक बार इसका ऑर्डर देख लो क्या होता है। पहले वाली मैट्रिक्स का, पहले वाली मैट्रिक्स में रो 1 है, कॉलम 3 है, तो ये हो गया 1 क्रॉस 3, अगली ये 3 क्रॉस 3, एंड इसकी अगली है रो तो 3 हो गई और ये 1 हो गया, ठीक है। इतना इजी कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली मैट्रिक्स को दूसरी वाली मैट्रिक्स से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे। पहली वाली को दूसरी वाली से करूँगी अब मैं, तो रो इंटू कॉलम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1। सिमिलरली अगले केस में भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 0, और नेक्स्ट करेंगे तो 0 + 2 + 2। ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और क्या बच गया हमारा? 0 2x, ठीक है। अभी हम सामने वाले को 0 ही रखते हैं, कुछ बदलेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या बन गया? 6 2 4 × 0 2x। आना क्या चाहिए? 0। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो बन देखो लास्ट से लास्ट देख लेंगे, अगली जो मैट्रिक्स आएगी 1 क्रॉस 1 ही आएगी, तो इसका मतलब 0 को तो हमें 0 ही रखना है। अब क्या बनेगा हमारा आंसर? 6 0 जा 0, 2 2 जा 4, एंड प्लस करेंगे 4x। किसके बराबर हो गया? 0 के। सिंपल इसी वे में हम लिखेंगे, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स के अंदर डाल सकते हैं। अब ये चीज़ बराबर कब होगी? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर हो गई। 4x को यहीं पे छोड़ दिया, ये बन गया -4, x आ गया हमारा -1। कैसे आया? डिवाइड करके। तो ये भी हमारा कितना ईजी, देखो इतने ईजी क्वेश्चन आ गए ना, तो तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये चैप्टर तो बहुत ही ईजी हो गया इस वक्त, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपको a दे रखा है 3 - 1 1 2। आपको शो करना है कि a² - 5a + 7i 0 होगा। आप वीडियो पॉज करके खुद से स्टार्ट करो और देखो कि आपकी चीज़ें, देखो एक चीज़ बताना कि a² पहले चेक कर लो मेरे वाले से कि सेम आ रहा है कि नहीं, फिर 5a, फिर 7i, फिर इन सबका सम 0 आ रहा है कि नहीं। देखो मैंने पहले भी बताया है कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा वो है पॉसिबिलिटी की आए। एक्चुअली a और बड़ा आ सकता है, जैसे 3 × 3 मल्टी आ सकता है, ये तो 2 × 2 है, 3 × 3 वाले ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पर इसकी भी प्रैक्टिस होना इनफ है। आप 3 × 3 की तो प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज से, बट इसकी प्रैक्टिस होना भी इनफ है। अब देखो a हमें दे रखा है, मेरे को सीधे क्या करना है? a² निकालना है। उसे हम क्या लिख सकते हैं? a डॉट a, यानी कि a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 - 1 1 2 × 3
1 माइनस 1 2। अब मेरे को क्या पता है, रो और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा, सॉरी ये तो माइनस का 1 बन गया ना, ठीक है, माइनस का 1 बन गया क्योंकि ये 1 है और ये -1 है। ऐसे अगला लेंगे, 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 1, -1 3 जा -3 एंड -1 से 2 को करेंगे तो -2 एंड ये हो गया -1 1 जा -1 एंड +4। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 8 5 -5 3। सही आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम 5a निकालेंगे। 5a का मतलब है कि 5 को a के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, 15 5 -5 और 10। और हमारा एक और क्या बोल रहा है, 7i। तो 7i क्या मतलब है कि 7 को i कितने ऑर्डर का लेंगे, 2x2, क्योंकि a भी हमारा 2x2 है। तो 1 1 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 7 0 0 7। अब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, कैसे, a² -5a + 7i। इसको बराबर लेंगे और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो a² लिखा जो कितना था, 8 5 -5 3, माइनस का 5a लिखा जो कितना आ गया, 15 5 -5 10, और प्लस का 7i लिखा जो कितना आ गया, 7 0 0 7। इन सबको जरा ऐड करेंगे तो 8 -15 + 7, ठीक है, 5 -5 + 0, -5 + 5 + 0, 3 -10 + 7। इन सबको अगर आप जोड़ोगे घटाओगे तो देखो क्या आएगा, 8 और 7 को पहले जोड़ेंगे क्योंकि प्लस के हैं, तो 15 - 15 हुआ, ये चीज़ बन गई हमारी 0। सिमिलरली 5 में से 5 गया और उसमें 0 ऐड करेंगे, 0 5 -5 + 5 0 हो जाता है। और ये 7 और 3 को हम पहले ऐड कर लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 10 गया तो ये भी 0। तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स 0 हो गई। तो ये हमारा हैंस प्रूफ वाला काम भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ज़्यादा दूर नहीं है आपकी छुट्टी होना इस लेक्चर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो आई वॉन्ट यू टू डू इट, ठीक है। इसको आप करेंगे, आपको फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताना, बाकी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि आपको नहीं आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये वाला तो आप ही करेंगे, बिल्कुल आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जो XYZ प्रोड्यूस करता है, वो जो 2 मार्केट में बेचता है, और इसकी लिस्ट दे रखी है कि मार्केट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। बुक ज़रूर खोलना। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ, अब XYZ की यूनिट सेल प्राइसेस दे दिए, मतलब एक क्वांटिटी के प्राइस दे दिए हैं, टोटल कितना रिवेन्यू होगा वो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर यूनिट कॉस्ट और 3 कमोडिटीज़ के बता दिए हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी को बड़ा चढ़ा के दे रखा है। देखो सिंपल सीधी बात क्या है, आपको खबर है क्या पता है, ठीक है, आपको मार्केट पता है 1 और 2 करके है, और आपको प्रोडक्ट्स पता है, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स हैं वैसे XYZ, और तीनों के प्रोडक्ट की देखो वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 10,000 एंड 2,000 एंड 18,000, 6,000 20,000 8,000, 6,000 20,000 8,000, ठीक है, ये हमें वैल्यू दे रखी है। इसके बाद उसने हमसे पूछा है, सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। उसने हमसे बोला इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ, उसने कुछ यूनिट सेल प्राइसेस दे रखे हैं X Y और Z के, तो हमें बताना है टोटल रिवेन्यू, ठीक है। पहले हम इससे एक ए मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, यहीं पे बता देती हूँ कैसे। ए ले लो इसे और इसको ही मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। इतना हो गया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड से कर देते हैं डिनोट। मैट्रिक्स कैसे बन गई, 2 × 3 की। ये चीज़ें क्या है, ये X है, ये Y है और ये Z है। इतना इजी काम हो गया। अब हम लेते हैं एक बी मैट्रिक्स जो हमें क्या दे रखी है, इसने ए पार्ट में दे रखी है। उसने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं कि एक ये 2.5 हो गया, ये 1.5 हो गया और ये 1 हो गया। तब मुझे बताना रिवेन्यू कितना आएगा। तो सिंपल क्या करना है, मुझे रिवेन्यू निकालना है, तो मुझे सेल प्राइस और नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। रिवेन्यू निकालना है तो ऐसा करना पड़ेगा, मतलब इस वाली मैट्रिक्स से इस वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल है। तो इसका आंसर जब मैं इस A इंटू B कर दूंगी तो इसका आंसर देखो 46,000 एंड 53,000 आएगा। ये आप लोग करके निकालोगे कि कैसे आ रहा है, मुझे नहीं पता, निकालना तो आपको ही है अब, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कुछ भी करके मुझे ये आंसर निकाल के दिखाओ।
ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मार्केट 1 का आपको सेलिंग वो प्राइस मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, और आपका टोटल रेवेन्यू ये मार्केट 2 का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर, मतलब ये दोनों से ही आना था, ठीक है। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट बी पार्ट देखो क्या कह रहा है। बी पार्ट कहता है कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, इसमें हम इस वैल्यू मैट्रिक्स को हम सी ले लेंगे, ठीक है। 2, 1 और 0.5 दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसकी टोटल कॉस्ट 3 आइटम्स की कितनी बनेगी, ठीक है। अभी तो पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम इसका वो निकाल लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये जो आपकी रिवेन्यू आया था उसमें से मैं अपने कॉस्ट निकालूंगी, मतलब ये तो मेरा जनरेट हो गया ना, मैंने कि मेरे को कितने पैसे वापस मिले हैं, पर मैंने लगाए कितने, तो वो माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आप ए सी निकालो। ए सी निकालने के बाद ए सी को बी सी में से, सॉरी ए बी में से माइनस करोगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और वो प्रॉफिट कितना आएगा, 15,000 यहाँ से और 17,000 यहाँ से, दोनों का सम करके 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये निकालना है आपको, और ये मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको ट्राई करना है कि कैसे निकाला आपकी मैडम ने, ठीक है। और फिर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस बाकी जो मैं छोड़ रही हूँ ना आपके लिए, वो आपको करने हैं, वो आपको आज ही करने हैं। ये सोचना है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है। आपको दिखाने करके कि अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है, आप करके दिखाओगे। अब फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, आपको एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया था, जो नहीं मिला है उस पर ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक्स क्या दे रखा है आपको, एक कंडीशन देखो दे के ही रखी होगी, आप खुद से तो सब कुछ नहीं निकालोगे ना, कंडीशंस तो मिलेंगी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या आ गया -7 -8 -9 2 4 6। आपको क्या क्या दे रखा है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। आपको बोला है आपको एक्स निकालना है, ठीक है, और आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले आप क्या बता सकते हो, आप इन दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3 2 × 3। अब जब आंसर 2 × 3 ही बन रहा है, सो दैट मीन्स कि जो ए मैट्रिक्स है वो भी क्या बन रही होगी, आगे की 2 पीछे का तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हम इसे 2 × 2 बोल देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आगे आगे से पता चल जाता है कि अगली हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बननी चाहिए। रिजल्टिंग मैट्रिक्स तो हमें ऑलरेडी पता था 2 × 3 की है, यहाँ से हमें 3 मिल रहा है तो यहाँ से हमें 2 ही ढूंढना था, तो देखो हमें मिल गया। तो एक्स को हम क्या ले लेते हैं, एक ABCD करके एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है। हमने 2 × 2 बोला ना, अब हमें बस ABCD की वैल्यूज़ निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हम इस ABCD को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, और उसको हम इक्वेट कर देंगे -7 -8 -9 2 4 6 से। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमारा आंसर क्या बनेगा, A × 4B हो गया, फिर ये प्लस कर दिया, फिर अगला आ जाएगा 2A + 5B, फिर अगला आ जाएगा 3A + 6B, C + 4D, 2C + 5D एंड 3C + 6D। कितना इजीली हो गया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, इसको इक्वेट कर दिया हमारी ऊपर वाली मैट्रिक्स से। तो देखो हमारा क्या पता है इक्वेशन के बाद कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। अब हमारा ऑर्डर सेम आ गया, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर लेंगे। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने से 2 × 3 या 2 × 1 क्यों नहीं लिया। देखो सबसे इजी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, इतना तो हमें लेना ही पड़ेगा कि 2 × 3 है, तो हमें इक्वल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इतना तो करना पड़ेगा कि हमारा 2 × 3 का ही ऑर्डर का चीज़ बने। अब हम करते हैं स्टार्ट। सो A + 4B हमारा -7 के बराबर हो गया, 2A + 5B हमारा -8 के बराबर हो गया, एंड 3A + 6B हमारा -9 के बराबर हो गया। इसके बाद हमारा और चीज़ें क्या बराबर हो गई, दिस इज़ इक्वल्स टू 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने क्लास 10th में भी सीखा था चैप्टर 3 में कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कि हम दो किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब आपको A या B निकालना है, तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं उसके रिगार्ड में, और C और D निकालना होगा तो इसके रिगार्ड में भी 3 इक्वेशंस हैं। सो ट्राई करते हैं हम इन्हीं से कि A या B किसी एक की तो वैल्यू निकल आए, ठीक है। एक लेते हैं हम A + 4B = -7 को, और एक और ले लेते हैं हम
2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8 को। अब मुझे कुछ काटना है, तो याद रखना मुझे एक चीज़ को तो बराबर लाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू 2a प्लस 8b इक्वल्स टू -14 एंड 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी, तो 2a से 2a कट गया, ये माइनस हो गया, तो 8 में से 5 गया 3b, और ये भी प्लस हो गया, तो -14 प्लस 8 क्या आ गया हमारा, -6, b आ गया हमारा -2। अब b आ गया है तो a निकालना मुश्किल नहीं है, a प्लस 4b -7 था ना, तो a को a छोड़ देते, 4 और b को मल्टीप्लाई करें तो -8 आ गया -7, तो a आ गया हमारा 1। कैसे आ गया, ये -8 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +8 -7 क्या हो गया, 1 हो गया ना, बस वही करा। सिमिलरली c की और d की वैल्यू आप लोग निकालेंगे, c आ जाएगा हमारा 2 और d आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा प्रॉपर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 -2 2 एंड 0। ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर आंसर। ठीक है, अब हमारे बहुत 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस रह गए हैं। क्या क्वेश्चन है, नंबर 9 और 10 टिक मार्क क्वेश्चन है। देखो, हर एक चैप्टर के मिसलेनियस ज़रूर ट्राई करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कोई रेगुलर वे में क्वेश्चन भी नहीं करना, तो PYQs देखना, PYQs में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर की कह रही हूँ, ये नहीं कि मैट्रिक्स से ही, हर एक चैप्टर के मिसलेनियस। ठीक है, अब क्या आता है, उसने बोला 9th क्वेश्चन में कि ए आपको दे रखा है अल्फ़ा, बीटा, गामा और -अल्फ़ा, कुछ इस तरीके से कि a² i के बराबर है। तो आपको टिक करना है कि कौन सी चीज़ है जो वहाँ फॉलो हो रही है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है, सिंपल कि a² और i बराबर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं a देखूँ तो ये 2x2 मैट्रिक्स का, तो i भी मेरी 2x2 होगी। तो a.a करेंगे तो हमारा देखो आंसर कुछ बनेगा, a.a कर रहे हैं, ठीक है, जो a² के बराबर है। मल्टीप्लाई करेंगे हम a से a को, तो हमारा आंसर ना ऐसा बन जाएगा, अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा 0 0 एंड अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा, ये हो गया 1 0 0 1। तो देखो दोनों से हमें एक चीज़ मिल रही है कि अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा 1 के बराबर है ना। तो इससे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, अगर मैं इस पूरी चीज़ को उधर ले जाऊंगी तो 1 माइनस अल्फ़ा² माइनस बीटा गामा 0, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। चलो ये भी टिक हो गया। देखो CUT में भी आपको इससे CUT की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ ही। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, वो हमें क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स A इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, अगर A सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हमें बताना है कि क्या ए डायगोनल है, स्क्वायर है, ज़ीरो है या नन ऑफ दिस है। देखो ए सिमेट्रिक है, उससे हमें क्या मिलता है, ए सिमेट्रिक यानी कि ए का डैश ए के बराबर है, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का डैश माइनस ऑफ ए के बराबर भी है। सही बात, ये दोनों हमें पता चल जाती है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इस वाले को लूँ कि ए डैश ए के बराबर है, ठीक है, तो मेरे को ये भी तो मिलता है कि ये जो, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दूँ, इसको छोड़ो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि जो a है वो माइनस ऑफ a के बराबर है। इधर इस वाले माइनस a को उधर ले जाऊँगी तो a प्लस a 0 के बराबर हो गया, और 2a 0 के बराबर हो गया, और a को अगर मैं उधर लेके जाऊँ, मतलब इस 2 को उधर लेके जाऊँगी तो 0/2 यानी कि a 0 हो गया। तो a क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गई। सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में क्या करा हमने, a सिमेट्रिक है तो उससे ये बना, स्क्यू सिमेट्रिक है तो उससे ये बना। दोनों को इक्वेट, देखो यहाँ पे भी a ट्रांसपोज है, यहाँ पे भी a ट्रांसपोज है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। अलग अलग मैट्रिक्स होती तो इक्वेट नहीं कर सकते, तो यहाँ तो इक्वेट हो सकता है। तो a और माइनस से बराबर हो गया, माइनस से उधर जाके प्लस a हो गया, फिर थोड़ी सी अपनी पुरानी वाली मैथ लगाई तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ करते हैं 11th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके में से ना 11th में आना चाहिए था, पर वो डिलीट हो गए थे उस टाइप के क्वेश्चंस, तो मैं वो एक और कराऊंगी आपको बस। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² a के बराबर है। ए हमारा ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसने बोल दिया, और a² और a बराबर है। तो आपको क्या बताना है कि i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। तो इसका जरा सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, किसके बराबर होगा। सबसे पहले आपको i मतलब a प्लस b के होल क्यूब की खोलने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो आइडेंटिटी होती है, वो पता होनी चाहिए। वो क्या होती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab का a प्लस b, ऐसे खुलता है, ठीक है। तो अब यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको ज़रा हम डब्बे में बंद कर लेते हैं और हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन क्या है कि a² a के बराबर है, a² मैट्रिक्स है, और ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले i प्लस a
कि क्यूब को -7a को कैसे लिख सकते हैं, आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3 टाइम्स आई ए एंड आई प्लस ए, ठीक है, और माइनस का 7 आए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आई का क्यूब इज़ नथिंग बट आई हो जाता है, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो आई को हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं, तो आई का क्यूब आई हो जाएगा, ठीक है। ए का क्यूब, ए के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर, ठीक है, वहाँ तक पहुँच गए। 3 आई ए इज़ नथिंग बट 3a, 1 इंटू ए इज़ ए, एंड ए प्लस आई को हम ए प्लस आई छोड़ देते हैं, -7a। अब देखो हमें गिवन कहते हैं ए स्क्वायर ए के बराबर, तो ये ए के बराबर आ जाएगा वापस से, तो आई प्लस ए डॉट ए प्लस इसको खोलेंगे अब 3a स्क्वायर प्लस 3ai -7a, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आई रह गया, फिर से क्या बन गया ए स्क्वायर जो किसके बराबर है, ए के स्क्वायर, ए के बराबर है, तो ये बन गया प्लस ए प्लस 3a स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर है तो वापस से ए बन जाएगा 3a प्लस 3ai, 3ai इज़ नथिंग बट 3a -7a। अब जरा हम टोटल करें तो आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a, ये क्या बन गया 6 और 7, 7a -7a, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया आई, तो इसका आंसर आई है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन तो इतने इजीली हो जाते हैं, आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ें गिवन होती है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लेती हूँ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है इस बुक का, और जो मुझे बहुत ही पसंद है और मुझे लगता है कि आता है, मतलब आता तो है ही है, तो इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI पे बेस्ड है। क्या है कि जो आपका ए है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, तो आपको टू प्रूफ क्या करना है कि जो ए की पावर n है वो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा के बराबर। अब देखो मैं CUT के पर्सपेक्टिव से भी बताती हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता चलता है इससे कि अगर ए इस सेट के बराबर है, इस एरे के बराबर है, और कोई उसकी कितनी भी पार कर दो, जैसे n की जगह मैं 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकती हूँ, तो 2 आएगा तो हर जगह हर एक n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक और n आएगा, मेरी लिखना भूल गई, ठीक है, तो हर जगह हर एक n की जगह भी वही आ जाए, जैसे ए की पावर 2 हो गई तो cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, बिना मल्टीप्लाई ए डॉट ए करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा आगे से सॉल्व करना, और इसे एक टाइप से सीखते हैं कैसे करते हैं। देखो इसके 3 मेथड हैं, मैं कहती हूँ 3 स्टेप्स हैं, सॉरी 3 स्टेप कैसे हैं। स्टेप 1, ये एक तरीके का PMI है, जब भी आपको n एज एन n इन नेचुरल नंबर, उसने दिखा भी रखा है कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे 3 स्टेप से सॉल्व करना सिखाऊंगी, PMI का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आपको किसी n के लिए निकालना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाँ एक इस n की पावर 1 रखेंगे, ठीक है, तो a की पावर 1 रखने से क्या ये चीज़ ट्रू हो रही है, आपको 3 स्टेप्स में से ट्रू प्रूफ करना है। तो अगर हमने n की पावर n की वैल्यू 1 रख ली तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया एंड ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो क्या ये a के बराबर है, बिल्कुल है। सो फॉर 1 द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार हम करते हैं n इक्वल्स टू 1 पे चेक। स्टेप 2 में हम जस्ट एज इट इज़ n पे चेक कर लेते हैं कि a की पावर n पे हम इसे सपोज करते हैं, सपोज भी मत लिखो, इसे करो अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू, है एक हम n को k ले लेते हैं, ठीक है, k के लिए ट्रू है, तो मतलब क्या हो गया, जब a की पावर k होगी तो ये पक्की बात है कि cos k थीटा, मतलब ये जो a की पावर k है वो इसके बराबर ही होगी। हम हर एक n की जगह ये लिख देंगे, ये हमने सपोज कर लिया, ये तो ट्रू ही है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 आता है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ आपको ताकि आपको सारे स्टेप्स दिखे। स्टेप 3 क्या आता है कि अब मुझे a की पावर एक k प्लस 1 टाइम्स निकालनी, जब n k प्लस 1 हो तब मुझे दिखाना कि अब ये ट्रू है, ये मुझे शो करना पड़ेगा कि हाँ ये पक्की बात है, ट्रू है। तो वो कैसे शो कर सकते हैं, मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकती हूँ a की पावर a डॉट a की पावर 1 में, जो कि आपने सेकेंड और फर्स्ट स्टेप से निकाल लिए थे। a की पावर k क्या हो गया था,
कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, है ना, और हाँ कॉस के माइनस साइन के थीटा, फिर यहाँ आ गया कॉस के थीटा, और यहाँ से तो नॉर्मल वही चीज़ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ करेंगे हम मल्टीप्लाई और देखते हैं कि क्या वो वापस वही, मतलब मुझे क्या चाहिए, इस n की जगह k+1 चाहिए अब, तो क्या वो k+1 ला के दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, ये बन जाएगा। किससे, किस वजह से, क्योंकि मैं रो इनटू कॉलम करूँगी हर बार, पहली रो से फिर फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऐसे चलेंगे तो हमारा ये बनेगा। ठीक है, कॉस थीटा साइन के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा। सिमिलरली अगला बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस, तो मिटाना छोड़ देता है। ठीक है, ओके, साइन थीटा और कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा साइन के थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस के थीटा। अब जब मैं इसे और आगे सॉल्व करूँगी तो देखो क्या हो जाएगा, मैं एक आइडेंटिटी समझ पा रही हूँ कि यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाली प्रॉपर्टी है, जो क्या कहती है, कॉस थीटा प्लस के थीटा। ऐसी अगली वाली है साइन थीटा प्लस के थीटा। आपको इसके लिए थोड़ी आइडेंटिटीज़ आनी ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक, और वैसे भी अपने चैप्टर 2 में पता ही होगा कि ये वाली आइडेंटिटीज बहुत यूज़फुल है। किसकी, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, इसकी आनी ज़रूरी है, इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई, इन चार का यूज़ करके मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। और ऐसे ही अगला वाला जाए कॉस थीटा प्लस के थीटा। अब अगर मैं इसमें से भी थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का k+1, ऐसे ही माइनस साइन का k+1, या फिर इस थीटा को बाद में लिखते हैं थीटा, ऐसे यहाँ पे जगह साइन का k+1 थीटा और यहाँ जगह कॉस का k+1 थीटा। और अगर हम ध्यान से देखें तो हम n की जगह आराम से k+1 लेके आ चुके हैं। सो दस द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। इसके लिए भी ट्रू हो गया ना, तो दैट मीन्स कि इट इज़ ट्रू फॉर एवरी विद द, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, an इक्वल्स टू जो आपको गिवन था इज होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, यही होता है हमारे PMI में क्या होता है, आप पहले स्टेप 1 में A1 निकाल, मतलब जब n 1 होगा तब निकालोगे, स्टेप 2 में n को कोई k ले लो, स्टेप 3 में k+1 ले लो। जब स्टेप 2 होगा तो उससे तो आप सोचना ही है कि वो ट्रू है। स्टेप 1 में आपको एक बार प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ A1 और A बराबर होंगे, मतलब 1 पे जो है नॉर्मल वाला जो है वो बराबर हो गया। स्टेप 2 आपको सोचना है कि हाँ वो पक्का सही है, और स्टेप 3 आपको प्रूफ करके दिखाना है, वो ला के दिखाना है कि हाँ ये सही होना चाहिए, तभी आपका ये हर एक चीज़ हर एक एंड पे होल्ड करेगा। ठीक है, तो दिस वाज इट, यही जो क्वेश्चन था मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करो, सारी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे पूरा सॉल्व करना। थैंक यू।